हेलो एस्पिरेंट्स, ये हमारा सीरीज में लेक्चर नंबर 43 और हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी का। वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज हम ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करेंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के रिलेटेड जिससे यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उसे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स और लॉजिक से याद करेंगे। ओके अगर आपको इस लेक्चर का या फिर प्रीवियस लेक्चर्स के नोट्स डाउनलोड करने हैं तो इसे आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन और पिन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे दे दूँगी। और अगर मेरा काम आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए अभी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये है कि जब हम इस टॉपिक को देख रहे हैं टाइप्स ऑफ वीटो एंड देयर एप्लीकेशन, तो ये जो वीटो वर्ड है इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, वीटो का मतलब ये हुआ, वीटो इज अ पावर। वीटो क्या है? वीटो पावर है टू स्टॉप ए लॉ टू बिकम अ एक्ट। एक ऐसी पावर जो रोक देती है लॉ को एक्ट बनने से। समझ में आया? ये होता है वीटो। अब देखो, हमारी इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे पहले तो हमारी पार्लियामेंट बिल को करती है पास, फिर ये जाता है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी के पास और फिर ये देते हैं अपनी एसेंट। और जब प्रेसिडेंट की एसेंट इस बिल को मिल जाती है तब ये फाइनली बनता है क्या? एक्ट। समझ में आया? तो प्रोसेस क्या है, पार्लियामेंट ने बिल को पेश किया, पास किया, फिर ये गया प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए, प्रेसिडेंट ने लेट से एसेंट दे दी तो फिर ये बन गया एक्ट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बताती हूँ कैसे याद रखना है। सबसे पहली बात, जब प्रेसिडेंट जी के पास ये एसेंट के लिए बिल जाता है तब इनके पास 3 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं। अब ये 3 अल्टरनेटिव्स कौन से हैं ये समझना ज़रूरी है। इससे ही आप याद रखिए आर्टिकल नंबर 111। तो इस आर्टिकल नंबर 111 को कैसे याद रखोगे आप? प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव है तो यहाँ पे 3 टाइम्स 1 तो 111 ऐसे याद रखो। तो आर्टिकल 111 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट के पास जब बिल भेजा जाएगा तब इनके पास 3 अल्टरनेटिव्स होंगे। कौन से अल्टरनेटिव्स होंगे? पहला अल्टरनेटिव ये होगा कि इनको बिल दिया गया है तो ठीक है, ये एसेंट दे देंगे, मंजूरी दे देंगे। दूसरा क्या होगा? दूसरा ये हो सकता है ही और शी मे। अब देखो, यहाँ पे मस्ट नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे मे बोल रही हूँ। ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपके मेंस में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो कहाँ पे मस्ट यूज़ करना है, कहाँ पे मे यूज़ करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट मे गिव द एसेंट, प्रेसिडेंट मे विथ होल्ड कर सकते हैं एसेंट को, या फिर वो रिटर्न भी कर सकते हैं, मे रिटर्न। अब देखो यहाँ पे एक कैच है, जब मैं रिटर्न की बात कर रही हूँ तब ये मनी बिल पे लागू नहीं होता। तो यहाँ पे मनी बिल को इंक्लूड नहीं करना, इसे रिटर्न किया जाता है प्रेसिडेंट जी के द्वारा फॉर द रिकंसिडरेशन कि भाई पार्लियामेंट आप इसको रिकंसिडर कीजिए। हाउएवर यहाँ पे क्या होता है, जो बिल है इसे फिर से पास किया जा सकता है। फिर से यहाँ पे एक तो अमेंडमेंट किया जाएगा या फिर अमेंडमेंट किया भी नहीं जाएगा, तो विद और विदाउट अमेंडमेंट इसको फिर से पास किया जाएगा और फिर से इसको हमारे जो प्रेसिडेंट जी है इनके सामने पेश किया जाएगा। और फिर इस टाइम पे जब इनको फिर से पास किया गया है, बिल को प्रेजेंट किया गया है फिर से, तब यहाँ पे मस्ट है, मे नहीं, ये मस्ट है कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट इसे अपनी एसेंट दे और इस बिल को एक्ट में क्या करे, कन्वर्ट करे। समझ में आया? इट्स वेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ये याद ही होनी चाहिए और इसमें गलती नहीं करना है। ओके इसीलिए ये सारी चीज़ें होती है ना, इसीलिए हमारे प्रेसिडेंट जी को दिया गया है वीटो पावर ओवर द बिल्स जो पार्लियामेंट पास करती है। अब यहाँ पे विथ होल्ड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी समझना ज़रूरी है। तो मेनली 2 ऑब्जेक्टिव्स है। क्या है 2 ऑब्जेक्टिव? पहला तो ये है कि ये प्रिवेंट करना चाहते हैं हैस्टी लॉ को, यानी कि कोई ऐसे लॉ हो सकते हैं जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं जो हैस्टी है, इल कंसिडर्ड है,
तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है, ये प्रिवेंट करता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को। हो सकता है ना कि पार्लियामेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फॉलो करे, तो यहाँ पे कुछ एक सेफगार्ड तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट है इंपॉर्टेंट काम यहाँ पे करते हैं। ओके, समझ में आया। अब देखो, हमें 4 टाइप्स की मेनली यहाँ पे वीटो पावर देखनी है। सबसे पहले क्या है, जो मॉडर्न सिस्टम है हमारी, यानी कि जो वीटो पावर होती है जनरली, कहाँ पे वीटो पावर, यानी कि मैं मॉडर्न स्टेट की बात कर रही हूँ, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव 4 टाइप्स की जनरली वीटो पावर यूज़ करते हैं या फिर एंजॉय करते हैं। पहली होती है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरी होती है क्वालिफाइड वीटो, तीसरी होती है सस्पेंसिव वीटो और 4th नंबर की होती है पॉकेट वीटो। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो का मतलब पता है क्या हुआ, कि भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, इन्होंने एसेंट को विथहोल्ड कर दिया। अब थोड़ी देर के बाद जो बिल था ये इट डाइज, ये खत्म हो गया। ये होता है, ये इसको हम डिटेल में लेंगे, लेकिन अभी के लिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ। दूसरा क्या है, क्वालिफाइड वीटो। क्वालिफाइड वीटो का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे बिल अगर आया है तो इसको ओवरराइड किया जा सकता है बाय द लेजिस्लेशन, और जब ये ओवरराइड किया जाएगा तब यहाँ पे मेजॉरिटी लगेगी। लेकिन ये जो क्वालिफाइड वीटो है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रिवेलेंट है, इंडिया में ये नहीं होता है। ओके, और जो सस्पेंसिव वीटो है ये, इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी ओवरराइड किया जा सकता है लेजिस्लेचर के द्वारा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑर्डिनरी मेजॉरिटी पास होगी। यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी, यहाँ पे जो मेजॉरिटी थी ये हायर मेजॉरिटी थी, ठीक है। क्वालिफाइड में हायर मेजॉरिटी थी, सस्पेंसिव में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑर्डिनरी मेजॉरिटी के साथ भी जो लेजिस्लेशन ओवरराइड कर सकता है, यानी कि अगर हमारे प्रेसिडेंट रिटर्न करते हैं किसी नॉन मनी बिल को फॉर रिकन्सिडरेशन, तो ये चीज़ यहाँ पे सस्पेंसिव वीटो में आएगी। और पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता, नो एक्शन टेकन। यहाँ पे प्रेसिडेंट बिल को ऐसे ही अपने पास पेंडिंग रखेंगे इनडिफिनाइट टाइम के लिए, यानी कि टाइम भी नहीं बताएंगे, ऐसे ही पड़ा रहेगा वो। तो साइन नहीं करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये कोई टाइम लिमिट मेंशन नहीं करता है कि प्रेसिडेंट ने इसी टाइम के अंडर ही इस चीज़ को करना चाहिए। तो इंडिया में 3 तरह के हमारे प्रेसिडेंट जो है इंडिया के, इनके पास 3 टाइप्स की रहेगी वीटो पावर। पहली होगी एब्सोल्यूट, दूसरी होगी सस्पेंसिव और तीसरी होगी पॉकेट वीटो। ओके, आई होप इतना समझ में आया आपको। क्योंकि हम अब क्या करेंगे, हर एक वीटो पावर को डिटेल में देखेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब सबसे पहले तो ये बात है कि व्हाट एक्शन शुड बी टेकन ऑन द बिल, इसे धीरे धीरे करके देखते हैं। पर सबसे पहले आपको ये बता दूं एक बेसिक आइडिया, वीटो का मतलब आपको समझ में आ गया। आई होप अगर कोई आपको वीटो का मतलब पूछे तो अभी इसको गलत नहीं करना है। ओके, एब्सोल्यूट वीटो समझ में आ गई। अब देखो, एब्सोल्यूट वीटो की जब मैं बात करती हूँ तब ये समझना कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है वीटो का। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ये क्या बोलेंगे, नो आई वोंट साइन दिस बिल, मैं इस बिल को साइन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लगता, तो इट विल बी कम्प्लीटली डेड, और ये रिटर्न भी नहीं होगा पार्लियामेंट को, ये खत्म हो जाएगा। एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट, तो कीवर्ड ध्यान में रखना कि एब्सोल्यूट है भाई, ये प्रेसिडेंट को पसंद नहीं आया, ये रिटर्न नहीं करेंगे, ये मर जाएगा फिर थोड़ी देर के बाद बिल, ठीक है। अब 2 मेन सिचुएशन को ध्यान में रखिए। क्या होता है ना कि प्रेसिडेंट जो है ये यूजुअली एब्सोल्यूट वीटो को 2 कंडीशंस में यूज़ करते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 2 कंडीशंस कौन सी है ये समझना भी ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि जब प्राइवेट मेंबर का बिल पेश किया जाता है। अब प्राइवेट मेंबर का बिल मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि मिनिस्टर नहीं है, ध्यान से सुनिए, एब्सोल्यूट वीटो की बात चल रही है। जब कोई ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो मिनिस्टर नहीं है, ये बिल को पेश करते हैं, तब उसको प्राइवेट मेंबर का बिल कहते हैं। ये बिल रेयरली वैसे पास होता है और इस बिल को प्रेसिडेंट एब्सोल्यूट वीटो से ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा होता है गवर्नमेंट बिल। ये कब होता है, जब कैबिनेट रिजाइन कर देती है। अब इमेजिन करो कि यहाँ पे है हमारा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने किया एक बिल को पास। अब ये बिल ट्रैवल करके जा रहा था हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, किसके लिए, कि भाई मुझे साइन कर दीजिए और एक्ट में कन्वर्ट कीजिए। लेकिन जब ये प्रोसेस हो रही थी तब बीच में यहाँ पे ही क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी या फिर जो कैबिनेट थी, इसको क्या हो गया, ये फॉल हो गई, ये द गवर्नमेंट फॉल्स।
और इसकी जगह पे अब क्या हो गया, अब गवर्नमेंट अगर गिर गई तो फिर न्यू कैबिनेट आएगा, न्यू गवर्नमेंट आएगी, तो ये फॉल हो गई और यहाँ पे न्यू गवर्नमेंट आ गई, न्यू कैबिनेट आ गया। अब लेट्स से इस न्यू कैबिनेट ने क्या किया, इन्होंने एडवाइस किया प्रेसिडेंट को कि भाई प्रेसिडेंट, आपको ये जो बिल दिया गया है इसको आप अप्रूव मत कीजिए। तो फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट क्या कर सकती है, यहाँ पे एब्सोल्यूट वीटो लगा सकती है। समझ में आया आपको? एब्सोल्यूट वीटो समझ में आया? ओके। अब देखो दूसरी चीज़ समझिए यहाँ पे, वो क्या है, एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। 1954 की बात है। 1954 में पता है क्या हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड द पेप्सू, PEPSU एप्रोप्रिएशन बिल, ऐसा कुछ आया था। अब पेप्सू का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। क्या हुआ, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। ये प्रेसिडेंट के रूल, अंडर प्रेसिडेंट रूल था। तो यहाँ पे एक पार्लियामेंट ने पास किया मनी बिल, जिसे हम एप्रोप्रिएशन बिल भी कह सकते हैं इस स्टेट के लिए। पर बिफोर द प्रेसिडेंट कुड साइन इट, यहाँ पे प्रेसिडेंट जो रूल लगाया था उसको मतलब ख़त्म कर दिया, लिफ्ट कर दिया। तो अब क्या हुआ, सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनका जो एसेंट था इस बिल को लेके, इसको विथहोल्ड कर दिया था। रिजल्ट ये हुआ कि एब्सोल्यूट वीटो ने इस बिल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो ये एग्जाम्पल आप अपने मेंस में लिख सकते हो। और एक एग्जाम्पल है, इसे भी आप लिख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो। ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं चाहिए, बस 1-2 एग्जाम्पल्स चाहिए आपको। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आर वेंकटरामन एंड MP's सैलरी बिल नाम का एक इशू आया था। यहाँ पे क्या हुआ था, पार्लियामेंट ने हमारे बिल को पास किया था अमेंड करने के लिए। क्या अमेंडमेंट थी कि भाई सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन वगैरह होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, इनको आप देखिए। तो इसके रिलेटेड वो बिल था। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई पता है, जो यहाँ पे चीज़ें लाई गई थी ये प्रेसिडेंट के प्रायर रिकमेंडेशन की बिना लाई गई थी। मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट जी का प्रायर रिकमेंडेशन लिया ही नहीं, जो कि रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो प्रायर रिकमेंडेशन है वो तो रिक्वायर हुआ ना, लेकिन यहाँ पे आपने लिया नहीं। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि इन्होंने पास कर दिया इसको विद वेरी, देखो यहाँ पे लोकसभा का कार्यकाल चल रहा था। अब ये डिसॉल्व ही होने वाली थी, इसका डिसॉल्यूशन होने वाला था, और जो लास्ट डे था तभी इसको पास किया गया। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई थी। तो तब क्या हुआ, आर वेंकटरामन जी ने इसे विथहोल्ड कर दिया अपने एसेंट को, और यहाँ पे बिल ख़त्म हो गया था। तो अगर आपको एब्सोल्यूट वीटो में किसी एक एग्जाम्पल देना है तो इस दोनों में से आप एक एग्जाम्पल को अपने पेपर में मेंशन कर सकते हो, या फिर अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हो। ओके। अब यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर करने हैं, ध्यान में रखने हैं। पहली बात यह है कि एब्सोल्यूट वीटो मतलब फाइनल नो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या हुआ, फाइनल नो। ये छोटी सी ट्रिक है, अगर आपको ध्यान में रखनी है तो आप इसे ध्यान रख सकते हो। अब देखो, हमने एब्सोल्यूट वीटो तो देख लिया। दूसरा ये है कि भाई सस्पेंसिव वीटो का मतलब क्या होता है। सस्पेंसिव वीटो भी तो समझना ज़रूरी है ना। तो देखिए सस्पेंसिव वीटो को समझते हैं। सस्पेंसिव वीटो, अगर प्रेसिडेंट, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट खुश नहीं है बिल से, तो ये क्या कर सकते हैं, इस बिल को वापस भेज सकते हैं पार्लियामेंट को फॉर रिकंसिडरेशन। तो सस्पेंसिव वीटो, देखो एब्सोल्यूट वीटो का नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ था, तो सस्पेंसिव वीटो का भी मीनिंग उसके नाम में ही छुपा हुआ है। सस्पेंसिव है, टेम्पररी बेसिस पे है। यहाँ पे प्रेसिडेंट खुश नहीं है बिल को लेके, इसलिए ये भेज रहे हैं वापस उस बिल को पार्लियामेंट को कि भाई पार्लियामेंट आप इसको रिकंसिडर कीजिए। तो फिर पार्लियामेंट यहाँ पे क्या करेगी, इसको री एग्जामिन करेगी और फिर पार्लियामेंट पास कर देगी इसे अगेन। यहाँ पे चेंजेस करेगी, चेंजेस नहीं करेगी, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता, बिना चेंजेस करके भी वापस कर सकती है। और जब इसको सेकंड टाइम पे वापस किया जाएगा तब हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है ही और शी मस्ट, ये मस्ट है कि ये इस बार इसको साइन करे, मतलब साइन करे। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं सस्पेंसिव, क्योंकि हम बिल को डिले कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए हम इसको डिले कर रहे हैं, इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर रहे हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट वीटो में किया था। समझ में आया? अब देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इसको हम कंपेयर करते हैं। यूएसए में पता है क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होते हैं
जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप। अब ये क्या करेंगे, ये रिटर्न कर देंगे बिल को, लेकिन यहाँ पे जो कांग्रेस है, कांग्रेस कौन सी, वहाँ की गवर्नमेंट, उसे हम कांग्रेस कहते हैं, तो कांग्रेस क्या करेंगी, विल मस्ट पास, ये पास करेंगी, मस्ट है इनके लिए, मस्ट पास इट अगेन, इसको फिर से पास करेगी विद 2/3 ऑफ मेजोरिटी। तो आपको 2/3 की मेजोरिटी एग्जिस्ट करती है यूएसए में, ये याद रखना है, टू ओवर राइड द वीटो को ओवर राइड करने के लिए। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, सेम एज नॉर्मल, जो नॉर्मल वे से जैसे पास करते हैं बिल को, बस वैसे ही। तो यहाँ पे आपको मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर ये सब बातें बताइए कुछ भी समझ में नहीं आया तो बस इतना ध्यान में रखिए कि इंडिया की जो प्रेसिडेंट है उनकी सस्पेंसिव वीटो की पावर जो है ये वीक है एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज प्रेसिडेंट। ओके, अब देखो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पे यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है और इनका फेवरेट टॉपिक भी है, वो है मनी बिल। अब मनी बिल यहाँ पे एक्सेप्शन है, मतलब यहाँ पे क्या है कि हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है ये मनी बिल को यूज़ नहीं कर सकते, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो को मनी बिल के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। तो सस्पेंसिव वीटो मनी बिल के ऊपर यूज़ नहीं होगा। ओके, क्यों नहीं होगा, वाई, थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि मनी बिल, अब ध्यान से सुनो, जब हम मनी बिल देखेंगे तब भी देखेंगे, लेकिन आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, रफ आइडिया। जब मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है ना पार्लियामेंट में, तब प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन ली जाती है। लॉजिक समझो इसके पीछे, मनी बिल को आपने पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया, तो इंट्रोड्यूस करने से पहले ही मनी बिल को प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन की ज़रूरत होती है। अब आप मुझे बताइए कि आपने ऑलरेडी ही प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन ले ली, तो फिर अगर प्रेसिडेंट ने हाँ कर दिया था, ग्रीन सिग्नल दे दिया था, तो फिर से आप लास्ट में प्रेसिडेंट को फिर से क्यों बोल रहे हो कि आप इसको असेंट दीजिए अपनी, ये तो आप मतलब डुप्लीकेशन कर रहे हो काम का। समझ में आ रहा है? तो ये एक सिंपल रीज़न है इसके पीछे। ओके, आई होप इतना समझ में आया। अब देखो पॉकेट वीटो देखते हैं। पॉकेट वीटो तो बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। आपको थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ जिससे कि मैं यहाँ पे लिख सकूँ और, ठीक है। पॉकेट वीटो देखते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट कुछ नहीं करते पॉकेट वीटो में, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पॉकेट वीटो में यहाँ पे ना वो साइन कर रहे हैं, ना रिजेक्ट कर रहे हैं, ना रिटर्न कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं और अपने पॉकेट में रख रहे हैं। बिल आया, पॉकेट उन्होंने खोला, अपना पॉकेट में उसको रख दिया इनडेफिनाइट टाइम के लिए, मतलब कि कोई टाइम लिमिट भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन भी खुद नहीं बोलता कि इस टाइम के लिमिट के अंडर आप कुछ कीजिए, तो ये पॉकेट में ऐसे ही सड़ा रहेगा। समझ में आया? उसको कहते हैं पॉकेट वीटो। उसमें और कुछ आपको याद नहीं रखना है इसमें। तो ये एक है। अब अगर मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इसको कंपेयर करूं, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो होते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप, तो उनको अगर ऐसा कुछ करना है, पॉकेट वीटो यूज़ करनी है, तो यहाँ पे उनको सिर्फ और सिर्फ 10 दिन दिए जाएंगे। यहाँ पे संडे इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ 10 दिन दिए जाएंगे उनको। और फिर उन्हें इस 10 दिनों के अंदर ट्रंप को, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनको एक्ट करना पड़ेगा। अगर उन्होंने एक्ट लेट से नहीं किया तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, कांग्रेस है, वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली इधर उसको पास कर देगी या फिर लैप्स कर देगी, वो उन पे डिपेंड रहेगा। फिर समझ में आया? तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि इंडिया की जो पॉकेट वीटो है, इट इज़ बिगर, वो बड़ी है। इंडिया की पॉकेट बड़ी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कंपेरिजन में। समझ में आया आपको? ठीक है, तो ये हुआ पॉकेट वीटो के एग्जाम्पल। अब मैं यहाँ पे बहुत अच्छा प्यारा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जो आप अपने पेपर में भी यूज़ कर सकते हो। अब वो एग्जाम्पल क्या है वो देखिए। तो 1986 की बात है, ज़ैल सिंह एंड द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल आया था यहाँ पे। तो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी और इन्होंने क्या बोला, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट ने, कि भाई गवर्नमेंट के पास पावर रहेगी कि वो इंटरसेप्ट और सेंसर कर सके मेल को। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि भाई आप तो प्रेस की फ्रीडम को पूरी तरह से खतरे में डाल रहे हो। तो यहाँ पे फिर ज़ैल सिंह जी जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पॉकेट वीटो को यूज़ किया और जो ये बिल था इसको पेंडिंग रखा। ये एक बात हुई। फिर इनके सक्सेसर आए। इनके सक्सेसर कौन थे? आर वेंकटरामन। इन 1989 की बात है। तो इन्होंने भी क्या किया, इस बिल को फॉर्मली वापस कर दिया था। तो जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट चली गई थी और जो नई गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने फिर इस बिल को ही ड्रॉप कर दिया। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर आप पॉकेट वीटो के बारे में कहीं पे बात कर रहे हो तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो।
ओके, आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे और एक एक्सेप्शन को याद रखो। जो भी वीटो होता है, मतलब कोई भी वीटो जो है, एब्सोल्यूट वीटो हो या फिर पॉकेट वीटो हो, कोई भी वीटो हो, ये आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे नहीं लगाएंगे। समझ में आया? तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया तो यहाँ पे वीटो नहीं लगेगा। देखो 24th अमेंडमेंट एक्ट आया था, 1971 की बात है। यहाँ पे कंपलसरी किया गया था कि जो प्रेसिडेंट है ये कंपलसरी है कि ये साइन करे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के ऊपर। तो कन्फ्यूजन नहीं करनी है वीटो पावर के बीच में और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बीच। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है तो ये मस्ट है कि प्रेसिडेंट हमारे साइन करेंगे, मतलब करेंगे। और ये कौन बोल रहा है? ये बोल रहा है 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। समझ में आया? तो अगर पेपर में पूछे तो गलती नहीं करना अभी मार्क करते टाइम पे। तो वेदर द प्रेसिडेंट एग्रीज और नॉट, ही और शी मस्ट गिव एसेंट वंस पार्लियामेंट हैज पास्ड एन अमेंडमेंट। ओके, समझ में आया आपको? ओके, वेरी गुड। अब हम क्या देखेंगे? अब हम समझेंगे कि जो स्टेट बिल है, अब देखो ये तो हमने यूनियन की बात की, हमने अभी यूनियन की बात की ना। अब क्वेश्चन ये आता है कि सेम वीटो पावर जो प्रेसिडेंट की है, अगर ये हम स्टेट लेजिस्लेचर पे लगाए, मतलब स्टेट बिल, अगर यहाँ पे स्टेट बिल दिया गया है और इसे लॉ बनाना है, तब यहाँ पे क्या होगा ये भी समझना जरूरी है। तो देखो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पे लेट्स से स्टेट लेजिस्लेचर है, इन्होंने किसी बिल को पास कर दिया तो ये बिल डायरेक्टली कहाँ पे जाता है? गवर्नर के पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा। यहाँ पे हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल को पास किया और ये गया गवर्नर के पास, तो ये होती है नॉर्मल कंडीशन। तो जब ये बिल गवर्नर के पास जाता है तो इनके पास होते हैं 4 चॉइसेस। यहाँ पे ऊपर प्रेसिडेंट के पास कितनी चॉइसेस थी, कितने अल्टरनेटिव्स थे? 3 अल्टरनेटिव्स थे। और कौन से अंडर आर्टिकल कौन से यूज हुआ था? आर्टिकल 111, ये भूलना नहीं, ये हमने ट्रिक देखी थी। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल यूज होता है? यहाँ पे आर्टिकल होता है 200। ओके, डबल हो रहा है यहाँ पे, चॉइसेस 4 चॉइसेस दी जा रही है, तो 200, आर्टिकल 200 ऐसे याद रखो। तो पहला तो जो अल्टरनेटिव दिया गया है इनको, गवर्नर को, वो ये होता है कि आप इसको साइन कीजिए, मतलब असेंट दीजिए। दूसरा ये होता है कि आप इसको विथहोल्ड कीजिए अपने असेंट को। तीसरा ये होता है कि इसको रिटर्न कीजिए रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन ये मनी बिल यहाँ पे एक्सेप्शन रहेगा, मनी बिल है तो फिर यहाँ पे ये चीज़ नहीं चलेगी कि रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर दिया, ये नहीं चलेगा। और फोर्थ बात यहाँ पे क्या रहेगी कि रिजर्व कीजिए इसे फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, क्योंकि प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन भी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो ये फोर्थ पॉइंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं मेनली कि अगर गवर्नर रिजर्व करे प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए किसी स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को, तब क्या होता है? तो ये इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो अब क्या हो रहा है, जब बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है तो यही देखेंगे हम अब। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, बिल था, गवर्नर ने इसको रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट जी के लिए। अब ये प्रेसिडेंट के कुछ स्टेप्स है जो आर्टिकल नंबर 201 में दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर ने जैसे ही इसे रिजर्व किया तो अब यहाँ पे प्रेसिडेंट स्टेप इन करते हैं। प्रेसिडेंट ने क्या किया? स्टेप इन कर दिया। तो इन्होंने स्टेप ले लिया, तो 2000 में इन्होंने स्टेप ले लिया। यहाँ पे आर्टिकल 2000 था, यहाँ पे प्रेसिडेंट आए और इन्होंने स्टेप ले लिया, तो यहाँ पे ये हमारे प्रेसिडेंट खड़े हैं, तो ये आर्टिकल 201 है, ऐसे याद रखो। तो आर्टिकल 201 क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे हम प्रेसिडेंट जो है हमारे, इनको 3 चॉइसेस देते हैं। पहला तो ये है कि आप अपनी असेंट दीजिए, दूसरा ये है कि आप अपने असेंट को विथहोल्ड करके रखिए, पकड़ के रखिए, तीसरा ये है कि गवर्नर को डायरेक्ट कीजिए कि अगर आप रिटर्न कर रहे हो बिल को, मनी बिल यहाँ पे आप इंक्लूड नहीं कर रहे हैं फॉर रिकंसिडरेशन। देखो यहाँ पे डायरेक्शन दी जा रही है गवर्नर को रिटर्न करने के लिए बिल को फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। मनी बिल यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता। तो ये जो 3 ऑप्शंस है ये दिए जाते हैं अंडर आर्टिकल 201 टू द अवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब की डिफरेंस क्या है यूनियन लॉ में और हमारे स्टेट लेवल के लॉ में? तो देखो जब मैं पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पे पार्लियामेंट की लॉ की बात कर रही हूँ, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, पार्लियामेंट की लॉ, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट सस्पेंसिव वीटो, प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, हमारे सस्पेंसिव वीटो को ओवर राइट कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट ने पास किया इसे ऐसे बिल को। दूसरी बात ये होती है
अगर यहाँ पे स्टेट लॉ है तो स्टेट लेजिस्लेचर ने इसे पास किया फिर से और वापस भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं ये बाउंड नहीं होते हैं एसेंट देने के लिए। ऊपर क्या हुआ था, पार्लियामेंट ने जब ये चीज़ की थी फिर से जब वापस किया था तो यहाँ पे मस्ट, मैंने आपको कीवर्ड आपको याद है, मैंने मस्ट लिखा था, यहाँ पे मस्ट है कि प्रेसिडेंट अपनी असेंट देंगे। लेकिन जब स्टेट लेजिस्लेचर की बात आती है, स्टेट लॉ की बात आती है, तब प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होते हैं अपनी असेंट देने के लिए। क्यों? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है इसे फिर से वापस भेज दिया प्रेसिडेंट जी के पास, प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होंगे। स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये याद रखना, इसमें गलती नहीं करनी है आपको। और इसका मतलब क्या हुआ है कि जो प्रेसिडेंट की वीटो पावर है ये स्ट्रॉन्गर है व्हेन इट कम्स टू स्टेट लेजिस्लेशन एज कंपेयर टू द सेंट्रल लेजिस्लेशन। सेंटर जब लॉ को पास करती है उसके कंपैरिजन में जो स्टेट में लॉ पास हो रहा है वहाँ पे प्रेसिडेंट की वीटो पावर ये स्ट्रॉन्गर है। ये समझ में आया आपको? क्योंकि यहाँ से देखो घुमा फिरा के आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो गलती नहीं करनी है, इसलिए मैं आपको बहुत बार बता रही हूँ। ओके, दूसरा कोई रीज़न नहीं है आपको फिर से बताने का। अब देखो पॉकेट वीटो कैसी होती है स्टेट लेवल पे, पॉकेट वीटो एट अ स्टेट लेवल कैसी होती है। जस्ट लाइक यूनियन लेवल क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई लिमिट सेट नहीं कर रहा है यहाँ पे भी प्रेसिडेंट को डिसाइड करने के लिए। तो अगर प्रेसिडेंट चाहे तो सिंपली उसे पेंडिंग रख सकते हैं फॉर एवर, मतलब जैसे ही पार्लियामेंट के साथ था वैसे ही स्टेट के साथ भी है। ओके, तो पॉकेट वीटो तो बहुत ही सिंपल है यहाँ पे। आई होप इतना समझ में आया है आपको। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसमें आपको ये समझना है कि भाई ऑर्डिनेंस का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डिनेंस समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो यहाँ पे ऑर्डिनेंस का दिया गया है, मैं इसे मिटा देती हूँ जिससे कि स्लेट क्लियर हो जाए और आपको ठीक से समझा सकूँ मैं। ऑर्डिनेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ऑर्डिनेंस का मीनिंग मुझे समझाइए। तो ऑर्डिनेंस होता है, क्या होता है, टेम्पररी लॉ। ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्पररी लॉ होता है जो बनाया जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी के द्वारा। कब बनाया जाता है, जब पार्लियामेंट, हमारी कंट्री की पार्लियामेंट ये सेशन में ना हो। ये हुई डेफिनेशन ऑर्डिनेंस की। फिर से बताती हूँ, ऑर्डिनेंस क्या है ऑर्डिनेंस, ये टेम्पररी लॉ है जिसे बनाया गया है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा। कब बनाया गया है, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, तब उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस। तो इसका जो फोर्स होता है, ऑर्डिनेंस का जो फोर्स होता है वो सेम होता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। तो अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास किया है उसका जो फोर्स होगा वो सेम होगा ऑर्डिनेंस से, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में याद करवाऊँ ऑर्डिनेंस को, तो इतना याद रखना कि ऑर्डिनेंस एक इमरजेंसी शॉर्टकट होता है। मतलब इसे हमेशा मतलब बार बार नहीं लगाया जाता, ये इमरजेंसी शॉर्टकट है क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट मीट नहीं कर सकती, इसलिए हम इस शॉर्टकट को यूज़ कर रहे हैं। समझ में आया? इसको मिसयूज़ नहीं करना है। अब देखो इसलिए हमने यहाँ पे इसके ऊपर क्या किया है, कुछ कंडीशन लगाई है और कुछ लिमिटेशंस लगाई है। अभी लिमिटेशंस और कंडीशंस क्या है ये भी समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो टाइमिंग देख लो, क्योंकि टाइमिंग से ही लिमिटेशन लगेगी। टाइमिंग ये है कि एक बार हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी ने ऑर्डिनेंस को इशू कर दिया। कब किया इशू, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं थी, एक हाउस या फिर दोनों भी हाउसेस, तो यहाँ पे ये ऑर्डिनेंस लगेगा। लेकिन अगर लेट्स से कि पार्लियामेंट सेशन में है, बोथ हाउसेस आर इन सेशन, तब इस ऑर्डिनेंस को हम वॉइड डिक्लेयर करेंगे, ये हो जाएगा वॉइड। ओके, अब देखो दूसरा एक रीज़न यहाँ पे होता है वो है सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब सेटिस्फैक्शन क्या है, हमारे प्रेसिडेंट हैं लेट्स से द्रौपदी मुर्मू जी। अब इनको अगर सेटिस्फाई ये हुआ कि देखो भाई ये पर्टिकुलर स्टेट है और यहाँ पे अर्जेंट है कि प्रेसिडेंट रूल लगे, तो उनकी सेटिस्फैक्शन पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारी जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ये क्वेश्चन कर सकती है कि आपका जो ये सेटिस्फैक्शन है ये जस्टिसिएबल है भी कि नहीं है। यानी कि कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है कि इसको मैलाफाइड रीज़न की वजह से या फिर किसी बैड इंटेंशन की वजह से तो नहीं लाया गया, तो ये देखा जाएगा। पहले क्या होता था, 1975-1978 की बात है, हमने ये प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था। 38
कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसने जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड इसे डाल दिया था। लेकिन फिर हमारा 44th अमेंडमेंट एक्ट आया हीरो के जैसे, और इसने रिस्टोर कर दिया है जुडिशियल रिव्यू को। आई होप आपको ये चीज़ याद है, तो उसको यहाँ से लिंक कर देना। ओके, अब देखो स्कोप क्या है पावर का। पावर का स्कोप समझना भी ज़रूरी है। एक बार इशू हो गया ऑर्डिनेंस, तो देखो किस पे इशू होगा ये भी समझना ज़रूरी है। जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स जो पार्लियामेंट इटसेल्फ कैन लेजिस्लेट ऑन, जिस पे पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है, उसके ऊपर ही लेजिस्लेशन, उसके ऊपर ही ऑर्डिनेंस लगता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऑर्डिनेंस लगाते टाइम पे इट मस्ट फॉलो सेम कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स एज दैट ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के ऊपर जिस तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट लग रही है वो यहाँ पे भी लगेगी, और ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते हैं, और ये अमेंड भी नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। समझ में आया? तो 5 फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड नहीं करेंगे यहाँ पे ऑर्डिनेंस के थ्रू, क्योंकि ऑर्डिनेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं ला रहे हो आप, ऑर्डिनेंस है ये। फंडामेंटल राइट को कैसे आप वायलेट करोगे? हाँ, आप अमेंड कैसे करोगे कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रू द ऑर्डिनेंस? ये तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, मिसयूज़ होगा इस चीज़ का। समझ में आया? तो ऑब्वियसली हम ये चीज़ नहीं चाहेंगे, तो हम ये चीज़ नहीं करेंगे। ओके, आई होप ये चीज़ का आपकी क्लियर हो गई है अभी। अब देखो पार्लियामेंट्री कंट्रोल को समझो। यहाँ पे पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी होता है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या है? जो ऑर्डिनेंस है इसको आपको पेश करना होगा किसके सामने? पार्लियामेंट के सामने। ओके, सो ऑर्डिनेंस मस्ट लेट डाउन बिफोर बोथ द हाउसेस, जब भी वो रीअसेंबल हो गए तब। तो एक तो ये हो सकता है कि ऑर्डिनेंस को अप्रूवल मिल सकता है, हो सकता है ना कि ऑर्डिनेंस लाया, इसको अप्रूवल मिल गया, अब ये एक्ट बन गया, ये हो सकता है। या फिर अगर इसके ऊपर, इस ऑर्डिनेंस के ऊपर कुछ किया ही नहीं पार्लियामेंट के वो दोनों हाउसेस ने, तो क्या होगा? तो ये एक तो लैप्स हो जाएगा 6 वीक्स के अंडर। जब रीअसेंबली हुई तो 6 वीक्स हो गए, इसके अंडर अगर कुछ नहीं डिसीजन लिया गया तो ये लैप्स हो जाएगा। या फिर इसको डिसअप्रूव भी कर सकते हैं कि भाई ये ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने लाया था, हम इसको डिसअप्रूव करते हैं। जैसे ही इसको डिसअप्रूव करेंगे ये एंड हो जाएगा इमीडिएटली, खत्म हो जाएगा इमीडिएटली। अब यहाँ पे ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो मैक्सिमम लाइफ इसका 6 मंथ्स का है, और प्लस 6 वीक्स जो मैंने आपको अभी बताया। अब देखो 6 मंथ्स क्यों है, लॉजिकली सोचो। गैप कितना होता है जनरली, बताइए मुझे आप, गैप कितना होता है 2 सेशन के बीच? 6 मंथ्स का होता है ना, 6 मंथ्स का होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 महीने आएंगे। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। दूसरी फीचर यहाँ पे ये है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, यानी कि लेट्स से कि हाइपोथेटिकल स्पीकिंग कि कुछ टैक्स के ऊपर लॉ लाया है, ऑर्डिनेंस लाया है, और उसको बोला है कि 1 अक्टूबर 2025 से इसको लागू करेंगे हम। लेकिन फिर हमारी पार्लियामेंट ये बोल सकती है कि भाई 25 मई में जिस तरह के टैक्स के स्लैब्स थे, हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ, तो 25 मई के अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर काम लागू कीजिए। मतलब कि पास्ट में जो चीज़ हुई थी उसको यहाँ पे जो फ्यूचर में लॉ लाया है इसके ऊपर यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। मतलब इसका क्या हुआ, इट कैन बी रेट्रोस्पेक्टिव, अप्लाई फ्रॉम द पास्ट डेट। समझ में आया? इसको हम अमेंड भी कर सकते हैं, रिपील भी कर सकते हैं एग्जिस्टिंग लॉ को, या फिर अनदर ऑर्डिनेंस को। ये अफेक्ट करता है हमारे टैक्स लॉ को। तो अगर स्टेटमेंट में पूछे कि क्या ऑर्डिनेंस लॉ टैक्स लॉ को अफेक्ट करता है, तो हाँ बिल्कुल करता है, और इसको विड्रॉ भी किया जा सकता है एनी टाइम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ ही और शी कैन एक्ट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो आपको पता है, हमने आर्टिकल भी देखा था इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि भाई हमारे जो प्रेसिडेंट है ये एक्ट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, अब देखो इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आए थे, उस इम्पॉर्टेंट केसेस को समझना भी ज़रूरी है। तो इम्पॉर्टेंट केस क्या था? सबसे पहला केस जो आप अपने मेंस के आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हो वो ये है, पहला वाला तो कूपर केस। कूपर केस था 1970 का। अब इस कूपर केस में क्या हुआ पता है? यहाँ पे ये बोला गया कि जो सेटिस्फैक्शन होता है, मैंने सेटिस्फैक्शन की बात की थी अगर आपको याद हो तो, सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चन्ड बाय द कोर्ट ऑन द ग्राउंड कि भाई ये जो आपने सेटिस्फैक्शन किसी गलत इंटेंशन से तो नहीं लगाया है, इसको कोर्ट देख सकती है। तो ये था कूपर केस ऑफ 1970।
और इसके साथ साथ एक और केस था जिसे हम कहते हैं डीसी वाधवा केस। क्या है? डीसी वाधवा केस, जो था 1987 का। यहाँ पे क्या बोला गया, बिहार गवर्नमेंट थी यहाँ पे, और बिहार गवर्नमेंट ने रीप्रोम्युलगेट किया ऑर्डिनेंस को। मतलब इसका मतलब यह है कि ऑर्डिनेंस को बार बार लाया गया, अप्रोक्सीमेटली 356 टाइम्स लाया गया। मतलब आप ये भी तो कर सकते थे ना कि अगर कोई यहाँ पे ऑर्डिनेंस है, इसको पार्लियामेंट में आप डाल दीजिए, अप्रूव कीजिए और लेजिस्लेशन बना दीजिए इसके ऊपर। लेकिन ये ना करने के बावजूद आपने क्या किया, फिर से डबल आप ऑर्डिनेंस को लगा रहे हो, बार बार इतनी बार कि आपने 256 टाइम्स उसको लगाया। तो यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई बिहार गवर्नर आप क्या कर रहे हो, ये आप इतनी बार इस ऑर्डिनेंस को बार बार ला रहे हो, ये तो सही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फ्रॉड कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये बोला गया कि ऑर्डिनेंस की पावर ये एक्सेप्शनल है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है लॉ मेकिंग का। ये अर्जेंट में यूज़ करते हैं जब सेशन पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है। इसको आप बार बार टेम्पररी, ये टेम्पररी बेसिस पे आना चाहिए, अर्जेंसी बेसिस पे लाना चाहिए, ऐसे बार बार नहीं ला सकते आप, ये बोला गया था। और यहाँ पे हमारे जो डॉक्टर अंबेडकर जी है, इन्होंने भी एक बात बोली। अंबेडकर जी ने हमारी क्या बात बोली, यहाँ पे इन्होंने ये जस्टिफिकेशन दिया कि जो ऑर्डिनेंसेस आप ला रहे हो ये एक सेफ्टी वैल्व की जैसे है, यानी कि एक तिजोरी की जैसी है। इसको, इस तिजोरी में हमने जो पैसे रखे हुए हैं, इसको हम अर्जेंट जब काम पड़ेगा तभी यूज़ करेंगे। तो ये तिजोरी में जो संभाल के पैसे रखते हैं, ये ऑर्डिनेंस भी उसी के जैसा होता है, एक सेफ्टी वैल्व के जैसे होता है। हम अर्जेंट जब काम पड़ता है तभी इसको यूज़ करते हैं। ओके और ये इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द नेशनल इमरजेंसी। हमने आर्टिकल नंबर 352 के अंडर नेशनल इमरजेंसी को देखा था, तो ये इसके कनेक्टेड नहीं है, ये याद रखिए आप। इट कैन बी इशूड एनी टाइम ऑर्डिनेंसेस। ओके, तो आई होप ये समझ में आया है आपको। ओके गुड। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो कैसी होती है। तो पार्डनिंग पावर का यहाँ पे ये दिया हुआ है, मैं इसे जल्दी से रिमूव करती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर क्या है। सबसे पहले ये है कि आर्टिकल नंबर 72 होता है, वो क्या करता है, हमारे प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर देता है। अब इसे हम क्या कहते हैं, हम इसे क्लेमेंसी भी कहते हैं। क्लेमेंसी का मतलब क्या होता है, क्लेमेंसी इसका मतलब होता है दया दिखाना। तो क्लेमेंसी दिखाई जाती है, तीन कंडीशंस होती है मेनली। पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहला कंडीशन होता है यूनियन लॉ ऑफेंसेस, दूसरा होता है कोर्ट मार्शल सेंटेंसेस और तीसरा होता है डेथ सेंटेंसेस। अब एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंशियल पार्डनिंग पावर। जब मैं बात कर रही हूँ यूनियन लॉ ऑफेंसेस की, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे लॉ जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, तो इसके ऊपर हमारे प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है कोर्ट मार्शल केसेस, ये क्या होते हैं कि मिलिट्री जस्टिस के रिलेटेड जो केसेस है वो यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। और तीसरा होता है डेथ सेंटेंसेस। डेथ सेंटेंसेस में क्या आता है, जितनी भी जनरली केसेस है वो सारे के सारे यहाँ पे डेथ सेंटेंसेस में इंक्लूड किए जाते हैं। देखो ये जुडिशियल पावर नहीं है, ये जुडिशियल पावर नहीं है, ये आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे हम एग्जीक्यूटिव पावर को यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे गलती से भी ये मत बोलना कि प्रेसिडेंट अपनी जुडिशियल पावर को यूज़ कर रहे हैं। हाँ, नो, इट इज़ नॉट अ जुडिशियल पावर, इट इज़ ए एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। एम क्या है यहाँ पे, एम ये है, हमने इसको इसलिए लाया है क्योंकि हम करेक्ट करना चाहते हैं पॉसिबल जुडिशियल मिस्टेक। हो सकता है ना कि जुडिशरी से भी कोई मिस्टेक हो सके, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई हार्श पनिशमेंट दे दे कोर्टलेट से या फिर इनसे कभी गलती हो जाए, तो इन दैट केस हमारे प्रेसिडेंट कुछ मर्सी को शो कर सके, तब हम इसे यहाँ पे लगाते हैं। ओके, तो हम एक काम करते हैं, आज के लेक्चर में हम बस इतना ही लेते हैं बिकॉज इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स नाउ। तो हम कल के लेक्चर में पार्डनिंग पावर को और बाकी के जो बचे हुए हैं वो छोटा सा लेक्चर होगा, उसमें हम कंप्लीट कर देंगे। और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वाइस प्रेसिडेंट का, उसे हम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट का एक चैप्टर है, उसे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और फिर हम हमारे जो बाकी के यूनियन एग्जीक्यूटिव है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर वगैरह है, उसी चैप्टर को लेंगे। ओके,
तो आप प्लीज़ लेक्चर को अच्छे से, आई होप आपने देखा है, तो इसे आज ही के आज रिवाइज़ कीजिए, रिकॉल कीजिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए किसी भी चैप्टर को रिवाइज और रिकॉल करने के लिए। विद अच्छे से पढ़ाई कीजिए विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। आपके दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने की। और थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।